हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड दी फिलोसोफर्स स्टोन का चैप्टर 3 दी लेटर्स फ्रॉम नो वन। डर्सली परिवार के घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, पर जल्द ही उनकी जिंदगी में ऐसी हलचल मचने वाली थी जिसकी कल्पना तक उन्होंने नहीं की थी। हॉगवर्ट्स की ओर से आने वाले रहस्यमय खत ने इस कहानी का नया मोड़ तैयार कर दिया था। ब्राजीलियन बोआ कंस्ट्रिक्टर के भाग जाने की वजह से हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब तक उसे अपने कपबोर्ड से बाहर निकलने की इजाजत मिली, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और इस बीच डडली ने अपनी नई वीडियो कैमरा तोड़ दी थी। रिमोट कंट्रोल हवाई जहाज क्रैश कर दिया था और अपनी रेसिंग बाइक पर पहली बार निकलते ही पुरानी मिसेस फिग को गिरा दिया था, जो अपनी बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव पार कर रही थी। हैरी को स्कूल खत्म होने की खुशी थी, लेकिन डडली के गैंग से छुटकारा नहीं मिल सकता था। हर रोज उनके दोस्त पियर्स, डेनिस, मैल्कम और गॉर्डन घर पर आते। ये सब बड़े और मूर्ख थे, लेकिन क्योंकि डडली सबसे बड़ा और सबसे मूर्ख था, इसलिए वही लीडर था। बाकी सब बड़े मजे से उसका पसंदीदा खेल खेलते, हैरी हंटिंग। इसीलिए हैरी जितना हो सके घर से बाहर समय बिताता, इधर उधर भटकता और छुट्टियों के अंत के बारे में सोचता। उसे सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखती। सितंबर आते ही वह सेकेंडरी स्कूल जाएगा और पहली बार उसकी पढ़ाई डडली के साथ नहीं होगी। डडली को अंकल वर्नन के पुराने प्राइवेट स्कूल स्मेल्टिंग्स में एडमिशन मिल गया था। पियर्स पॉल्किस भी वहीं जाएगा, जबकि हैरी को जाना था स्टोनवॉल हाई, जो एक पब्लिक स्कूल था। डडली को यह बहुत मजेदार लगता था। वह हैरी से बोला, स्टोनवॉल में पहले ही दिन बच्चों का सिर टॉयलेट में डाल देते हैं। तू चाहे तो अभी प्रैक्टिस कर सकता है। हैरी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। बेचारा टॉयलेट, उसने तेरे सिर जैसा डरावना कभी नहीं देखा होगा। शायद उल्टी कर दे। और यह कहकर हैरी भाग गया, इससे पहले कि डडली समझ पाता कि हैरी ने क्या कहा है। जुलाई के एक दिन आंटी पेटूनिया डडली को लंदन ले गई उसका स्मेल्टिंग्स यूनिफॉर्म खरीदने। हैरी को मिसेस फिग के पास छोड़ दिया गया। मिसेस फिग इस बार उतनी बुरी नहीं लगी। दरअसल उन्होंने अपनी एक बिल्ली से ठोकर खाकर पैर तोड़ लिया था और इस वजह से वे बिल्लियों को पहले जितना पसंद नहीं कर रही थी। उन्होंने हैरी को टीवी देखने दिया और थोड़ा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पुराना हो। शाम को डडली अपने नए यूनिफॉर्म में पूरे घर में इतराता घूम रहा था। स्मेल्टिंग्स के लड़के मैरून रंग की कोट, नारंगी निकर और स्ट्रॉ हैट पहनते थे, जिन्हें बोटर कहते थे। उनके पास मोटी, गांठदार छड़ी भी होती थी, जिसे वे एक दूसरे पर मारते थे जब टीचर ध्यान नहीं दे रहे होते थे। कहा जाता था कि यह आगे की जिंदगी की ट्रेनिंग है। डडली को नए निकर में देखकर अंकल वर्नन ने भारी आवाज में कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे गर्व का पल है। आंटी पेटूनिया रो पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा नन्हा डडलिकिंस इतना हैंडसम और बड़ा लग रहा है। हैरी ने कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि अगर बोल पड़ा तो जोर से हंस पड़ेगा और शायद उसकी 2 पसलियां टूट भी जाए। अगली सुबह हैरी नाश्ते के लिए किचन में गया तो वहां से भयानक बदबू आ रही थी। सिंक में एक बड़ा सा धातु का टब रखा था, जिसमें गंदे कपड़ों जैसे लथपथ चिथड़े धूसर पानी में तैर रहे थे। हैरी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आंटी पेटूनिया के होंठ हमेशा की तरह कस गए, जैसे हर बार जब हैरी कोई सवाल पूछता। तेरा नया स्कूल यूनिफॉर्म है। हैरी ने फिर टब में झांका और बोला, ओह, मुझे लगा नहीं था कि यूनिफॉर्म इतना गीला भी हो सकता है। बेवकूफ मत बन, आंटी पेटूनिया ने झिड़का। मैं डडली के पुराने कपड़े ग्रे रंग में रंग रही हूं। जब हो जाएगा तो बिल्कुल सबके जैसा लगेगा।
हैरी को इस पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन बहस करना ठीक नहीं समझा। वह मेज पर बैठ गया और सोचने लगा कि स्टोनवॉल हाई के पहले दिन वह कैसा लगेगा, शायद जैसे किसी ने हाथी की पुरानी खाल पहना दी हो। इतने में डडली और अंकल वर्नन अंदर आए। दोनों की नाक सिकुड़ी हुई थी क्योंकि यूनिफॉर्म से बदबू आ रही थी। अंकल वर्नन हमेशा की तरह अखबार खोलकर बैठ गए और डडली ने अपना स्मेल्टिंग्स वाला डंडा, जिसे वह हर जगह ले जाता था, जोर से मेज पर पटका। तभी दरवाजे के पास से चिट की आवाज आई और चिट्ठियां गिरने की फ्लॉप आवाज आई। अंकल वर्नन ने अखबार के पीछे से कहा, डडली, जाकर चिट्ठियां ले आ। डडली बोला, हैरी से लेवा लो। जाकर चिट्ठियां ले आ, हैरी। डडली से क्यों नहीं लेवा लेते? डडली, अपने स्मेल्टिंग डंडे से इसे ठोंक दे। हैरी ने डंडे से बचते हुए फुर्ती से जाकर चिट्ठियां उठा ली। वहां 3 चीजें पड़ी थीं। एक पोस्टकार्ड अंकल वर्नन की बहन मार्ज की ओर से, जो आइल ऑफ वाइट में छुट्टियां मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने उसे उठाया और घूरने लगा। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा रबर बैंड खींचकर बजा हो। उसके पूरे जीवन में किसी ने उसे कभी चिट्ठी नहीं लिखी थी। कौन लिखता? उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई और रिश्तेदार नहीं था, यहां तक कि वह लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था कि उसे किताबें लौटाने की नोटिस मिलती। लेकिन यह चिट्ठी सचमुच उसी के नाम थी, साफ और साफ पता लिखा हुआ था। मिस्टर एच पॉटर, द कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंजिंग, सरी। लिफाफा मोटा और भारी था, पीले से चर्मपत्र जैसा बना हुआ। पते को चमकदार हरे इंक से लिखा गया था। उस पर कोई डाक टिकट नहीं था। हैरी ने लिफाफा पलटा। उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे बैंगनी रंग की मोम की सील लगी थी, जिस पर एक निशान बना था, एक शेर, एक चील, एक बिच्छू और एक सांप, और बीच में बड़ा सा अक्षर एच। जल्दी करो लड़के, अंकल वर्नन ने किचन से चिल्लाया। क्या कर रहा है? चिट्ठी में बम ढूंढ रहा है क्या? और अपनी ही बात पर जोर से हंस पड़ा। हैरी अब भी चिट्ठी को ताकते हुए किचन में लौटा। उसने बिल और पोस्टकार्ड अंकल वर्नन को पकड़ा दिए और खुद धीरे धीरे पीला लिफाफा खोलने लगा। अंकल वर्नन ने बिल को फाड़कर खोला, नाक सिकोड़कर घिन भरी आवाज निकाली और फिर पोस्टकार्ड को पलटा। मार्ज बीमार हो गई है, उसने आंटी पेटूनिया को बताया। कोई अजीब सा शंख खा लिया था उसने। अचानक डडली चिल्लाया, डैड, डैड, हैरी के पास कुछ है। हैरी अभी चिट्ठी खोल ही रहा था, जो उसी भारी चर्मपत्र पर लिखी थी जैसा लिफाफा था। तभी अंकल वर्नन ने झटके से उसके हाथ से छीन ली। ये मेरी है, हैरी ने चीखते हुए कहा और चिट्ठी वापस छीनने की कोशिश की। तुझे कौन लिखेगा भला? अंकल वर्नन ने व्यंग्य से कहा और एक हाथ से चिट्ठी खोलते हुए उसमें झांकने लगा। उसका चेहरा लाल से हरा हो गया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लाइट बदलती है। और फिर वहीं नहीं रुका। चंद सेकंड में उसका रंग फीका पड़कर पुराने दलिये जैसा सफेद हो गया। पेटूनिया, वह हकलाया। डडली ने चिट्ठी पकड़ने की कोशिश की, मगर अंकल वर्नन ने उसे ऊपर उठा लिया। आंटी पेटूनिया ने जिज्ञासा से चिट्ठी ले ली और पहला वाक्य पढ़ते ही लगा जैसे वह बेहोश हो जाएंगी। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और घुटन सी आवाज निकाली, वर्नन, हे भगवान, वर्नन। वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, मानो भूल गए हों कि हैरी और डडली अब भी कमरे में खड़े हैं। डडली को नजरअंदाज होने की आदत नहीं थी। उसने अपने स्मेल्टिंग स्टिक से पिता के सिर पर एक जोर का धक्का दिया। मैं वो चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। और मैं भी, हैरी ने गुस्से में चीख कर कहा, क्योंकि वो मेरी है। दोनों बाहर निकलो,
अंकल वर्नन ने खरखराती आवाज में कहा और चिट्ठी को वापस लिफाफे में ठूंस दिया। हैरी टस से मस नहीं हुआ। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह दहाड़ा। मुझे भी देखने दो, डडली ने जिद की। बाहर निकलो, अंकल वर्नन गरजा। उसने हैरी और डडली दोनों की गर्दन के पीछे से पकड़कर उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फौरन ही दोनों के बीच एक गुस्सैल लेकिन खामोश लड़ाई शुरू हो गई कि दरवाजे की झिरी से कौन सुनेगा। आखिरकार डडली जीत गया। हैरी जमीन पर पेट के बल लेट गया। उसके चश्मे का एक कान लटक रहा था और वह दरवाजे और फर्श के बीच की दरार से सुनने की कोशिश करने लगा। भीतर आंटी पेटूनिया कांपती आवाज में कह रही थी, वर्नन, जरा पते को देखो। उन्हें कैसे पता हो सकता है कि ये कहां सोता है? कहीं ये लोग हमें देख तो नहीं रहे? देख रहे, जासूसी कर रहे, शायद हमारा पीछा भी कर रहे हों। अंकल वर्नन बड़बड़ाए, जैसे पागल हो रहे हों। लेकिन हम करें क्या, वर्नन? क्या हमें जवाब लिखना चाहिए? कह दें कि हम नहीं चाहते। हैरी ने देखा, अंकल वर्नन के चमकदार काले जूते किचन में इधर उधर टहल रहे थे। नहीं, उसने आखिरकार कहा। नहीं, हम इसे नजरअंदाज करेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे। हाँ, यही ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऐसे किसी को घर में नहीं आने दूंगा, पेटूनिया। याद है, जब हमने इसे पाला था तो कसम खाई थी कि उस खतरनाक बकवास को हमेशा के लिए मिटा देंगे। उस शाम जब वह काम से लौटा, अंकल वर्नन ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह हैरी के कपबोर्ड तक आया। हैरी ने दरवाजा खुलते ही पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? किसने मुझे लिखा था? किसी ने नहीं। गलती से तेरे नाम पर आ गई थी, अंकल वर्नन ने ठंडी आवाज में कहा। मैंने उसे जला दिया। ये गलती नहीं थी, हैरी ने गुस्से से कहा। उसमें साफ साफ मेरे कपबोर्ड का पता लिखा था। चुप रहो, अंकल वर्नन दहाड़े। छत से दो मकड़ियां डरकर नीचे गिर पड़ी। उन्होंने गहरी सांसें ली और फिर अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान खींची जो देखने में बहुत तकलीफदेह लग रही थी। अब हाँ, हैरी, उस कपबोर्ड के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे। तुम अब उसके लिए कुछ बड़े हो गए हो। हमने सोचा है कि तुम्हें डडली का दूसरा बेडरूम दे देते हैं। क्यों? हैरी ने भौं सिकोड़कर पूछा। सवाल मत पूछो, अंकल वर्नन झल्लाए। अपना सामान उठाओ और ऊपर ले जाओ। डर्सली का घर 4 बेडरूम का था, एक अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया का, एक मेहमानों के लिए, अक्सर अंकल वर्नन की बहन मार्ज वहां रहती थी, तीसरा डडली का असली कमरा और चौथा सिर्फ डडली के खिलौनों और टूटे फूटे सामान के लिए। हैरी को अपना सामान ऊपर ले जाने में एक ही चक्कर लगा, क्योंकि उसका सब कुछ कपबोर्ड में ही समा जाता था। वह बिस्तर पर बैठा और चारों ओर देखने लगा। लगभग हर चीज टूटी हुई थी। कोने में डडली का महीना भर पुराना वीडियो कैमरा पड़ा था, जो उसने कभी पड़ोस के कुत्ते पर अपना टैंक चलाते हुए तोड़ दिया था। एक तरफ डडली का पहला टीवी पड़ा था, जिसकी स्क्रीन उसने गुस्से में अपने पैर से तोड़ दी थी जब उसका मनपसंद शो बंद हो गया था। वहां एक बड़ा पिंजरा भी था, जिसमें कभी एक तोता था, जिसे डडली ने स्कूल में असली एयर राइफल के बदले बदल लिया था। अब वो राइफल ऊपर शेल्फ पर पड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी शेल्फों पर ढेर सारी किताबें थीं। वे ही एकमात्र चीजें थीं जिन्हें देखकर लगता था कि कभी किसी ने छुआ ही नहीं। नीचे से डडली की चीख सुनाई दी, मुझे वो कमरा चाहिए। मैं वहां नहीं चाहता उसे। मम्मी, उसे निकालो। हैरी ने लंबी सांस छोड़ी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक तो वो कुछ भी देने को तैयार होता इस कमरे के लिए, लेकिन आज वो अपने कपबोर्ड में वापस जाना चाहता था, बस उस चिट्ठी के साथ।
अगली सुबह नाश्ते पर सब चुपचाप बैठे थे। डडली सदमे में था। उसने चीख चीख कर रोया, अपने पिता को स्मेल्टिंग स्टिक से मारा, जानबूझकर उल्टी की, मां को लात मारी और यहां तक कि अपने कछुए को ग्रीन हाउस की छत पर फेंक दिया। फिर भी उसका कमरा उसे वापस नहीं मिला। हैरी सोच रहा था, काश कल उसने वही हॉल में चिट्ठी खोल ली होती। अंकल वर्नन और आंटी पेटूनिया बार बार एक दूसरे को चिंतित निगाहों से देख रहे थे। पोस्ट आया तो इस बार अंकल वर्नन, जो अजीब सा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ने डडली को भेजा। डडली स्मेल्टिंग स्टिक ठोकता हुआ पूरे हॉल में शोर करता गया। फिर उसकी चीख सुनाई दी, एक और है। लिखा है, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्राइवेट ड्राइव। अंकल वर्नन ने घुटी हुई चीख निकाली और अपनी कुर्सी से कूदे। वे हॉल की ओर दौड़े। हैरी भी उनके पीछे था। वहां पहुंचकर अंकल वर्नन को डडली को जमीन पर गिराकर चिट्ठी छीनी पड़ी। इसी दौरान हैरी ने पीछे से अंकल वर्नन की गर्दन पकड़ ली थी। पूरे 1 मिनट तक अफरा-तफरी में स्मेल्टिंग स्टिक सबको लगती रही। आखिरकार हाफते हुए अंकल वर्नन सीधा खड़ा हुआ। हैरी की चिट्ठी उसके हाथ में थी। अपने कपबोर्ड में जाओ, मेरा मतलब अपने कमरे में, उसने हाफते हुए कहा। डडली, जा, बस चला जा। हैरी अपने नए कमरे में चक्कर काटता रहा। किसी को पता था कि वो कपबोर्ड से यहां आ गया है, और ये भी कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। मतलब वो फिर से कोशिश करेंगे, और इस बार हैरी पक्का करेगा कि चिट्ठी उसी तक पहुंचे। अगली सुबह अलार्म ठीक 6 बजे बजा। हैरी ने जल्दी से बंद किया और चुपचाप कपड़े पहन लिए। डर्सली को जगाना नहीं था। वह बिना लाइट जलाए नीचे उतरा। उसका इरादा था पोस्टमैन का इंतजार करना और नंबर 4 के सारे पत्र सबसे पहले खुद ले लेना। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वह अंधेरे हॉल में दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ रहा था। अचानक हैरी हवा में उछल पड़ा। उसने अपने पांव के नीचे कुछ नरम और भारी चीज दबा दी थी, और वो चीज जिंदा थी। ऊपर लाइटें जल गईं और हैरी की आंखें फैल गईं। वो नरम चीज दरअसल अंकल वर्नन का चेहरा था। अंकल वर्नन दरवाजे के पास स्लीपिंग बैग में लेटे थे, ताकि हैरी वही काम न कर पाए जो अभी करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने हैरी पर आधे घंटे तक चिल्लाया और फिर उसे रसोई में चाय बनाने को भेज दिया। जब तक हैरी वापस आया, डाक आ चुकी थी, और वह सीधे अंकल वर्नन की गोद में जा गिरी थी। हैरी ने साफ देखा, 3 चिट्ठियां हरे स्याही से उसी के नाम लिखी हुई थी। मुझे चाहिए, उसने कहना शुरू ही किया था कि अंकल वर्नन ने उन चिट्ठियों को उसकी आंखों के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर डाला। उस दिन वो दफ्तर नहीं गए। पूरे दिन घर पर ही रहे और दरवाजे की मेलस्लॉट को कीलें ठोककर बंद कर दिया। देखा, पेटूनिया, उन्होंने मुंह में कीलों भरे हुए कहा, अब चिट्ठियां आएंगी ही नहीं। जब डाक वाला दे ही नहीं पाएगा, तो वो लोग हार मान लेंगे। आंटी पेटूनिया बोली, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, वर्नन। ओह, इन लोगों का दिमाग अलग होता है, पेटूनिया। ये तुम हम जैसे नहीं है, अंकल वर्नन बड़बड़ाए और आंटी पेटूनिया के लाए फल केक से ही कील ठोकने लगे। लेकिन शुक्रवार को 12 चिट्ठियां आईं, हैरी के नाम। वे दरवाजे के नीचे से धकेली गईं, दरारों से सरकाई गईं, यहां तक कि बाथरूम की खिड़की से भी अंदर फंसाई गईं। अंकल वर्नन फिर घर पर ही रहे। सब चिट्ठियां जलाकर राख कर दी और हथौड़ा की लेकर दरवाजों की हर दरार को बंद कर डाला, ताकि न कोई बाहर जा सके न अंदर। काम करते हुए वे गुनगुनाते रहे, टिप्टो थ्रू द ट्यूलिप्स, और जरा सी आवाज पर उछल पड़ते। शनिवार को हालात और बिगड़ गए। इस बार 24 चिट्ठियां आईं, लेकिन कैसे? दूधवाले ने जब आंटी पेटूनिया को 2 दर्जन अंडे खिड़की से पकड़ाए, तो हर एक अंडे के अंदर चिट्ठी लिपटी हुई थी। बेचारा दूधवाला तो हैरान था, पर आंटी पेटूनिया ने सब चिट्ठियां फूड प्रोसेसर में डालकर चूर चूर कर दी।
उधर अंकल वर्नन डाकघर और डेयरी को फोन पर गालियां दे रहे थे। डडली हैरानी से हैरी की तरफ देख रहा था। आखिर कौन तुमसे इतनी बुरी तरह बात करना चाहता है? रविवार की सुबह अंकल वर्नन थके, बीमार से दिख रहे थे, लेकिन चेहरे पर राहत थी। वे नाश्ते की मेज पर बैठे और अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए मुस्कराए। रविवार को डाक नहीं आती, आज कोई चिट्ठी नहीं। तभी अचानक ठप, चिमनी से कुछ नीचे गिरा और सीधे उनके सिर के पीछे आकर लगा। अगले ही पल धड़ 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 30-40 चिट्ठियां गोलियों की तरह फायरप्लेस से बरसने लगी। डर्सली झुककर छिप गए, लेकिन हैरी ने खुशी से छलांग लगाई और एक चिट्ठी पकड़ने की कोशिश की। बाहर, सब बाहर, अंकल वर्नन दहाड़े। उन्होंने हैरी को कमर से उठाया और हॉल में फेंक दिया। आंटी पेटूनिया और डडली हाथों से चेहरा ढके भागे और फिर अंकल वर्नन ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। कमरे के अंदर अब भी चिट्ठियों की बरसात हो रही थी, दीवारों और फर्श पर टकराती हुई। अंकल वर्नन ने अपनी मूंछों के गुच्छे नोचते हुए कहा, बस अब और नहीं। 5 मिनट में सब तैयार हो जाओ, हम यहां से जा रहे हैं। कपड़े पैक करो, कोई बहाना नहीं। उनका चेहरा इतना खतरनाक लग रहा था कि किसी ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। 10 मिनट बाद उन्होंने घर के बोर्ड लगे दरवाजों को जबरदस्ती खोला और सब कार में बैठ गए। पीछे की सीट पर डडली सुबक रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसके सिर पर मारा था। वजह? वो अपनी टीवी, वीसीआर और कंप्यूटर स्पोर्ट्स बैग में ठूंसने की कोशिश कर रहा था और सबको देर करवा दी थी। वे चले और चलते ही रहे, यहां तक कि आंटी पेटूनिया ने भी नहीं पूछा कि कहां जा रहे हैं। कभी अचानक अंकल वर्नन कार मोड़ लेते और उल्टी दिशा में भागते। हिलाओ उन्हें, पीछा छुड़ाओ, वे बुदबुदाते। पूरा दिन बिना खाना पीना गुजरा। रात तक डडली चिल्ला रहा था। भूख लगी थी, 5 टीवी शो छूट गए थे और उसने आज तक इतना लंबा वक्त कंप्यूटर पर एलियन उड़ाए बिना नहीं बिताया था। आखिरकार अंकल वर्नन एक उदासी होटल के बाहर रुके। सब अंदर गए। डडली और हैरी को एक ही कमरा मिला, 2 बिस्तर और गीले से बासी चादरें। डडली तो तुरंत खर्राटे मारने लगा, मगर हैरी खिड़की पर बैठा कारों की लाइट्स देखता रहा, सोचता रहा। अगली सुबह नाश्ते में मिले बासी कॉर्नफ्लेक्स और टिन से निकले ठंडे टमाटर टोस्ट पर रखे हुए। सब अभी निपटे ही थे कि होटल की मालकिन उनके पास आई। माफ कीजिएगा, उसने कहा, क्या आप में से कोई मिस्टर एच पॉटर हैं? फ्रंट डेस्क पर आपके लिए 100 से भी ज्यादा चिट्ठियां आई हैं। उसने एक चिट्ठी उठाकर दिखाई, हरी स्याही में लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कोकवर्थ। हैरी झपटकर चिट्ठी पकड़ने ही वाला था कि अंकल वर्नन ने उसका हाथ झटक दिया। महिला हैरान होकर देखने लगी। मैं लूंगा, अंकल वर्नन फौरन बोले और खड़े होकर उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गए। घंटों बाद आंटी पेटूनिया ने सहमे स्वर में कहा, क्या हमें वापस घर नहीं जाना चाहिए, वर्नन? लेकिन अंकल वर्नन ने जैसे सुना ही नहीं। वो लगातार गाड़ी चला रहे थे। कभी जंगल के बीच रोकते, उतरकर चारों ओर देखते, सिर हिलाते और फिर वापस कार में आकर आगे बढ़ जाते। कभी जोता हुआ खेत, कभी झूलते पुल का बीच, तो कभी मल्टी स्टोरी पार्किंग की छत पर। डडली ने सुस्त स्वर में मां से पूछा, डैडी पागल हो गए हैं ना? उस शाम अंकल वर्नन उन्हें समुद्र तट पर छोड़कर खुद कहीं गायब हो गए। कार बंद, सब अंदर कैद। बाहर बारिश शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदें छत पर पड़ने लगी। डडली सिसकते हुए बोला, आज सोमवार है, द ग्रेट हम्बर्टो आता है टीवी पर। मुझे तो ऐसी जगह रहना है जहां टीवी हो। हैरी का मन चौंक उठा। अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार।
और कल उसका 11वां जन्मदिन। जन्मदिन जो डर्सली कभी भी खास नहीं मानते। पिछले साल उसे तोहफे में एक हैंगर और अंकल वर्नन की पुरानी जुर्राबें मिली थी। लेकिन 11 तो हर दिन नहीं होते। तभी अंकल वर्नन लौटे। चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में लंबा पतला पैकेट। आंटी पेटूनिया ने पूछा, क्या खरीदा है? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उत्साह से बोले, मिल गई सही जगह। चलो सब बाहर। कड़ाके की ठंड थी। सामने समुद्र के बीच एक बड़ा सा काला पत्थर था और उस पर एक जर्जर सी झोपड़ी। कोई शक नहीं, वहां टीवी तो बिल्कुल नहीं होगा। आज रात तूफान आएगा, अंकल वर्नन ने खुशी से ताली बजाई। और ये सज्जन हमें अपनी नाव दे रहे हैं। एक बूढ़ा दांतहीन आदमी हंसते हुए उनकी ओर बढ़ा और समुद्र में डगमगाती टूटी फूटी नाव की ओर इशारा किया। मैंने खाने का इंतजाम भी कर लिया है, अंकल वर्नन बोले। सब सवार हो जाओ। नाव ठंडी, भीगी और डगमगाती थी। समुद्र का खारा पानी और बारिश उनकी गर्दनों में बहती रही, हवा चेहरे पर कोड़े सी लग रही थी। घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे। अंकल वर्नन फिसलते लड़खड़ाते हुए झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत और भी खराब थी। सीवीड की गंध, दीवारों की दरारों से आती सीटी बजाती हवा और गीला, सूना फायरप्लेस। केवल 2 कमरे। राशन निकला, प्रत्येक के लिए 1 पैकेट चिप्स और 4 केले। अंकल वर्नन ने चिप्स के खाली पैकेट से आग जलाने की कोशिश की, पर वे बस धुआं होकर सिकुड़ गए। क्यों, अब तो वो चिट्ठियां काम आ सकती थीं, ना? वो हंसे। वो मूड में थे, मानते थे कि इस तूफान में कोई भी यहां डाक नहीं पहुंचा सकता। एरी को भी ऐसा ही लगा, मगर ये सोच उसे खुश नहीं कर पाई। रात घिरते ही तूफान तेज हो गया। समुद्री लहरों की छींटें दीवारों से टकराने लगीं और हवा खिड़कियां हिलाने लगी। आंटी पेटूनिया ने एक कमरे में सड़ीगली रजाइयां खोजीं और डडली को फटे पुराने सोफे पर लिटा दिया। वो और अंकल वर्नन बगल के कमरे में चले गए। एरी को बस फर्श पर एक जगह मिली और सबसे पतली, फटी हुई चादर। नींद कहाँ? बाहर तूफान गरज रहा था, भीतर पेट भूख से मचल रहा था। डडली के खर्राटों को आधी रात के आसपास गरजती बिजली और गड़गड़ाहट ने ढक लिया। एरी ने डडली की कलाई से लटकती घड़ी का डायल चमकते देखा, बस 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट में वो 11 साल का हो जाएगा। 5 मिनट। बाहर कुछ चरमराया। हैरी ने सोचा, कहीं छत गिरने वाली तो नहीं। 4 मिनट। काश प्राइवेट ड्राइव के घर में इतने खत भर जाए कि वो एक चुरा ले सके। 3 मिनट। क्या ये बस समुद्र की लहरें हैं? 2 मिनट। अजीब सी कुरकुर आवाज। चट्टान टूट रही है क्या? 1 मिनट। अब वो 11 का हो जाएगा। 30 सेकंड। 20। 10। 9। शायद डडली को जगाकर परेशान कर दे। 3। 2। 1। धड़ाम। पूरी झोपड़ी हिल उठी। एरी सीधा बैठ गया। दरवाजे पर कोई था। कोई बाहर खड़ा, जोर जोर से दस्तक दे रहा था। तो दोस्तों, 11वें जन्मदिन की आधी रात। तूफान, समंदर और रहस्यमयी दस्तक। कौन है वो जो दरवाजे पर खड़ा है? क्या ये खतों का भेजने वाला वही शख्स है? अगली कहानी में होगा रात से पर्दा। जुड़े रहिए, क्योंकि जादू की असली दुनिया अब शुरू होने वाली है।